नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहां पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और इसमें भी टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आपके टॉपिक से ही लिए जाते हैं। तो सभी प्रश्नों की श्रृंखला जो भी हमारी चल रही है यानी प्रैक्टिस सेट वाइज, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियोज़ उसी में ऐड हुई हैं। बाकी इसी तरीके से जो भी वीडियो बनाएंगे उन सभी हम वीडियोज़ को उसी प्रैक्टिस सेट में हम ऐड करते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नोट्स और जीके और जीएस और करंट अफेयर, इन सभी के प्रश्न जो हैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आप लोगों को करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट प्रश्न वहाँ से मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी वो कहाँ स्थापित की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। ठीक है, तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, तो वो संस्थापक कौन था। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ये यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी। ठीक है, तो इन पर हमने बहुत सारे प्रश्न बनाए हुए हैं, तो यह भी एक अलग प्रकार का प्रश्न था, यानी किसी भी तरीके से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। हर एक वीडियो में अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आप राइट आंसर बताएंगे, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। किसने दी, तो आप बताएंगे अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, उस जगह का नाम बताना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या 4, देखिए प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब ने। किसने देखा, तो आप बताएंगे गालिब ने। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो आपको बताना है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो आप बताएंगे 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय के रूप में किसने बनाया था। तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, ऑप्शन सी का यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग ने। देखिए ये नाम जरूर याद रखिएगा, इनके शासनकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप बताएंगे। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केपलर ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सौर
प्रणाली की खोज? तो आप बताएंगे केपलर ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते क्या हैं? ठीक है, खगोलीय पिंड जो घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, उनका नाम क्या है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आप बताएंगे ग्रह कितने हैं? तो आप बताएंगे 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी ग्रहों पर आधारित पूछे जा सकते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से हो सकते हैं, बाह्य ग्रह कौन से हो सकते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को हमारी जो प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है, इसी में आप लोगों को सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ग्रह के चारों ओर बताया गया, तो ग्रह के चारों ओर छोटे आकाशीय पिंड जो घूम रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, इन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, टाइटन शनि का है, डीमोस फोबोस मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, तो ये उसी ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो यही तो यहाँ पर बोला गया, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर ने। ठीक है, तो केपलर के द्वारा यहाँ पर ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ कुल संख्या भी पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले 9 हुआ करती थी, उसके बाद अब इनकी संख्या जो है 8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये सूर्य है, अब पहले नंबर पर आएगा, एक दूसरे नंबर पर यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं आंतरिक और बाह्य ग्रहों के पूछ सकते हैं। ठीक है, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए पहला नंबर पर आता है बुध, ठीक है, फिर आ जाता है शुक्र, फिर आ जाएगा पृथ्वी, फिर आएगा मंगल, याद रखिएगा, फिर बृहस्पति, फिर शनि, ठीक है, फिर आ जाएगा अरुण, फिर आ जाएगा वरुण। देखिए अब इसमें याद क्या रखना है, जैसे प्रश्न बन सकता है तो इसमें आंतरिक ग्रह पूछेगा। तो देखिए 4 जो होते हैं सूर्य के पास वाले, तो ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह। पूछ लेगा इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है। ठीक है, ये अब देखिए मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति से स्टार्ट करके वरुण तक के जो भी हैं बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, कौन से हैं? तो आप बताएंगे बाह्य ग्रह। अब इसमें पूछ लेता है कि बाह्य ग्रह कौन सा है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो जो जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं वो बुध और शुक्र हैं। ठीक है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, हम लिखे देते हैं कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कोई उपग्रह नहीं है, तो किसके नहीं है? तो बुध और शुक्र के नहीं है, बाकी सभी के उपग्रह होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखा टोडा, अब ये नाम याद रखिएगा, ये PYQ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः यहाँ पर होगा, मुख्यतः। ठीक है, तो टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो बताना है इसका निवास स्थान क्या है। कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति का निवास स्थान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? यानी कौन सी यहाँ पर है, नाम उसका बताना है। कौन सी जनजाति जो है सबसे ज़्यादा
पाई जाती है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। ये भी PYQ प्रश्न है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। भील जनजाति जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ये अधिक पाई जाती है भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो आपको बताना है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी। ठीक है, तो 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। प्रथम पूछ सकता है, तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, वैसे भी पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, इस पर प्रश्न बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? तो आपको बताना है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक अंदर की लेयर हो जाएगी, तो चलिए तीनों लेयर हम बना देते हैं, और एक ये मध्य वाली हो जाती है, फिर चौथे नंबर की यहाँ पर फिर से हम बना देते हैं। देखिए अब ये जो बाह्य वाली परत इस तरीके से दिखाई पड़ती है, पृथ्वी को हमने 3 परत में बांट लिया कुछ इस तरीके से, तो ये परत जो कहलाती है क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाएगी? क्रस्ट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। अब जो दूसरे नंबर की यहाँ पर ये ब्लू वाली दिखाई पड़ रही है, ये परत कहलाती है मेंटल, तो ये मेंटल कहलाएगी। और जो यहाँ पर अंदर की परत दिखाई पड़ रही है ये वाली, ठीक है, तो ये कहलाती है कोर। ठीक है, सबसे आंतरिक होती है ये कोर कहलाएगी। तो इस तरीके से परत का भी नाम पूछा जा सकता है। सबसे अंदर वाली परत का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कोर। सबसे, अब देखिए क्रस्ट और कोर के मध्य में कौन सी पाई जाती है? तो बीच वाली पूछ रहा है तो मेंटल बताएंगे। सबसे बाहरी यहाँ पर पूछी गई, जैसे कि हम क्रस्ट बताते हैं, और क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। तो पता ही है आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे जो ऊपरी परत है वो क्रस्ट कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर प्रश्न बन गया, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे भीतरी परत बताइए, तो आप यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? तो आप यहाँ से अपना कारण बता सकते हैं। बोला गया यह नीले रंग का दिखता है, नीले रंग का है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली है। जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखता है। ठीक है, अब लिखा है यह नीले रंग का आसमान से घिरा हुआ है, नहीं, ये भी नहीं। यहाँ नीला रंग अधिक पाया जाता, नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर था। जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए आप लोगों को पता है लगभग 70% से ज़्यादा पानी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा पानी पाया जाता है, तो इस वजह से अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? तो आपको बताना है गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नानक नाम था। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो आप बताएंगे नानक ही नाम था इनका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो आपको बताना है संत कबीर किसके शिष्य थे, तो बताना है किस, इनके गुरु का नाम बताना है। ठीक है, अब गुरु करके पूछ लिया संत कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो यहाँ उल्टा पूछ लिया, जैसे ऐसे घुमा के पूछ लिया संत कबीर किसके शिष्य थे। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 20 का आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानंद के। तो संत कबीर किसके शिष्य थे? तो आप बताएंगे रामानंद के थे। अब रामानंद के यहाँ पर शिष्य कौन थे? तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो संत कबीर बताना है। किसी भी तरीके से आप इसे प्रश्न को पूछे तो आप आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपको बताना है मुखौटा नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथकली। ठीक है, तो मुखौटा नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आप बताएंगे कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, कथक। देखिए कथक भारत के किस भाग का
कथक नहीं, यहाँ पर कथक होगा, कथक डर से होता है, कथक भी लिख देते कभी कभी, कथक और कथक भी लिखते हैं। तो कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो आपको बताना किस भाग का, वो क्षेत्र बताना है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर भारत का ये और उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख है? तो बताएंगे उत्तर भारत का है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना है कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 23 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी लोक कला का संबंध किस प्रदेश से है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। देखिए भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो। तो संगीत यंत्र जो सितार का आविष्कार है, तो ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, सितार का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या कम करना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या राज्य के क्षेत्रफल को कम करना, ये किस संविधान के या अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये सब हम कर सकते हैं। देखिए 26 का यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर, देखिए 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी जो है अनुच्छेद 3 में दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 1985 याद रखिएगा। तो शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1985 यहाँ पर बताएंगे, तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिका की खोज करने वाला यात्री कोलंबस कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, अमेरिका की खोज किसने की? तो आप बताएंगे कोलंबस ने की। लेकिन इसमें पूछा गया कि वो कोलंबस कहाँ का निवासी था, यानी मूल निवासी बताना है, उसका मूल घर बताना है कहाँ था। तो देखिए यहाँ पर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था कोलंबस? तो आप बताएंगे स्पेन का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो आपको बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। देखिए 29 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, धौलावीरा। ठीक है, धौला कर लीजिएगा। धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा नामक ये हड़प्पा सभ्यता स्थल है। ठीक है, तो धौलावीरा ये स्थान जो है कहाँ पर है, किस राज्य में है, आप बता सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 30 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो 30 का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन बी, गुजरात में है। तो धौलावीरा हड़प्पा नामक स्थान ये कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे कहाँ है? तो आप बताएंगे गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, तूती ए हिंद के नाम से कौन विद्वान जाना जाता है? तो ये नाम भैया जरूर याद रखिएगा, तूती ए हिंद के नाम से किस विद्वान को जाना जाता है? तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को, ठीक है, तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा नाम? अमीर खुसरो, और ये नाम याद रखना है, तूती ए हिंद। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, मरीना बीच कहाँ स्थित है? ये भारत में ही स्थित है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, मरीना बीच।
ठीक है, तो देखिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में है। मरीना बीच कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चेन्नई में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, प्रकाश स्तंभ, इस टर्म को याद रखना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध ज्वालामुखी। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्राम्बोली। ठीक है, उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपको बताना है संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। 34 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोटोपैक्सी। कौन सा है, तो आप बताएंगे कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो कौन सा जलप्रपात है। अब देखिए कहाँ पर है, तो बताएगा दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में। अब देखिए वेनेजुएला शहर भी पूछ लेता है, तो यहाँ से इनके नाम भी याद रखना है। वेनेजुएला किस महाद्वीप में पड़ता है, तो बताएंगे आप दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया, दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम बताइए, तो नाम पूछ लिया गया। देखिए 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजल जलप्रपात है। कौन सा, एंजल जलप्रपात, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, तो आपको बताना है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वो कौन से अनुच्छेद हैं। अब देखिए यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो भी हमारे अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, तो आप बताएंगे नागरिकता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो आपको बताना है भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है, यह भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। 38 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ब्रिटेन यानी यूके। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कुछ नहीं, ज़्यादातर भारतीय जो है विदेशों में रहने लगे हैं, तो उनकी नागरिकता पर एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, वो कौन सा है ये पूछा जा सकता है। तो 39 का आप राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न को 102 बार पढ़ेंगे, अगर समझ नहीं आता 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है, उसके बाद आंसर को देखना है, क्योंकि प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए 39 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो आपको बताना है कनिष्क किस वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का शासक था। देखिए 40 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण। ठीक है, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कुषाण वंश याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो आपको बताना है संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब संसार का सबसे बड़ा भी महाद्वीप पूछ सकता है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और लास्ट का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। आर्यों के प्रमुख देवता थे, तो आपको बताना है आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर है इंद्र। ठीक है, तो आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे, तो आप बताएंगे इंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपको बताना है कौन सी मूर्ति है, तो कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे
43 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो कहाँ से की बनी नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई वो कहाँ से, तो बताएंगे मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, 44 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है चन्हुदड़ो से। ठीक है, तो मनका बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको बताना है, देखिए हमारे वायुमंडल के 5 परत हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल है। इन 5 मंडलों में से ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है। तो सीधा सीधा पूछा गया था वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में पाई जाती है। इसका अगर इसका इंग्लिश में नाम आ जाए तो स्ट्रेप्टोस्फीयर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे रेटिनॉल नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको बताना है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी। तो देखिए 47 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। देखिए रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से यहाँ पर बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको बताना है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जो है अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन डी का। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन B1 का नाम क्या है, नाम बताना है। तो विटामिन B1 का नाम क्या है। तो ठीक है, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 49 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। देखिए 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, थायमिन नाम है। देखिए हमारी जो भी वीडियोस होती हैं इसमें क्विक रिवीजन करते हैं आप लोग, एक मॉक टेस्ट का हो जाता है आपका। बाकी ऑनलाइन आप लोगों की क्लासेस बहुत सारी यूट्यूब पर अलग अलग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, लेकिन हमारे में आप लोगों को एक अलग प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ कम समय के अंदर 50 क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं और धीरे धीरे इनकी श्रृंखला जो है बढ़ती, वैसे भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे आप सिक्वेंस यानी शुरू से आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को अगर देखते हैं तो सारे प्रश्न अगर धीरे धीरे आप अटेंड करते हैं तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो विटामिन B1 का यहाँ पे नाम बताना था, तो आप बताएंगे थायमिन नाम है इसका। क्या नाम है, तो आप बताएंगे थायमिन। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग बताना है, कौन सा इसमें से कारण जो है उत्तरदायी है। ठीक है, बताना है। 50 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये कमी हो जाती है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि हमारा अगर कट लग गया हाथ में या कहीं बॉडी में तो उसमें ब्लड जो होता है कंटिन्यू बहता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर पता चल जाता है कि विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसी वजह से खून हमारा बराबर बहता रहता है। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। तो ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो प्लीज़ आप लोग डाउट को मतलब उस प्रश्न को लेकर के आप जो है कमेंट किया करें और उसका जो सही आंसर, देखिए टाइप करने में कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं तो उस पर जो है वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, उस प्रश्न को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और बाकी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।